गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम स्टडी करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन इज़ पायरोल। पायरोल की सिंथेसिस, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। जैसे हम लास्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक में करते थे हम कंपाउंड्स की, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन उनकी प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड यूजेस। सेम यहाँ पे भी आपको थर्ड यूनिट जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिवन है, उन सब की आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है दैट इज़ पायरोल। अगर पायरोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके ऊपर 4 कार्बन्स हैं और फर्स्ट पोजीशन पे NH ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी जो रिंग है वो फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 4 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4, और फर्स्ट पोजीशन पे आएगा हमारा नाइट्रोजन। जहाँ भी, और नाइट्रोजन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये सारे अगर हमारी उस रिंग में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे हमारी जो भी रिंग वाला स्ट्रक्चर है हमारा वो कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नेचर का है। ठीक है, then pyrrole is a heterocyclic aromatic organic compound. It is a single heterocyclic compound contain 5 membered ring. सबसे पहले तो क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड, इसमें क्या है, सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है, इसलिए बोल दिया सिंगल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्दर किसी अदर रिंग के साथ ये फ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, एंड इस अगर रिंग की बात करें तो ये कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर, 5 साइड्स हैं इसकी, तो मीन्स ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है। एंड इसका केमिकल फॉर्मूला इज C4H4NH, क्योंकि C4 आ गया, इसके पास क्या है, 4 कार्बन एटम्स है, देन एक नाइट्रोजन NH के साथ है, और इन कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन एटम। अगर आप स्ट्रक्चर को ओपन करके देखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला आएगा C4H4NH। ठीक है, हमारे पास इसकी जो रिंग्स हैं इस फॉर्म में भी गिवन होती है, इस फॉर्म में भी गिवन होती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है, पायरोल है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में रिंग है तो हम उसकी नंबरिंग करेंगे डायरेक्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, बट अगर हमारी क्या इस डाउन साइड को, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी यहाँ से। NH जो है उसको हमेशा आपने नंबर 1 देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, देन नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो पायरोल इज़ ए कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड। कैसा है ये, लिक्विड फॉर्म में है, एंड कौन से कलर, कोई भी कलर नहीं है, दे आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड। अगर उसकी क्या होंगे, उसके वेपर्स वॉलेटाइल होते रहेंगे अगर हमने उसकी बॉटल्स को टाइटली क्लोजली बंद नहीं करा है तो। ठीक है, क्योंकि उसके जो लिक्विड है वो क्या है, वॉलेटाइल नेचर का है। ठीक है, एंड दैट डार्क ब्राउन रेडली अपॉन एक्सपोज टू एयर। जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के एक्सपोज में आएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डार्क कलर में। इनिशियल क्या है वो, एक्चुअल में उसका कलर कलरलेस की तरह है, ट्रांसपेरेंट जैसा लिक्विड है, बट जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक ब्राउनिश जैसा कलर आ जाएगा उसका। ठीक है, एंड उसके टेस्ट की बात करें तो उसका टेस्ट है बर्निंग जैसा, जैसे कोई जलने वाला टेस्ट स्मेल आती है वैसे बर्निंग पंजेंट टेस्ट है उसका। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 129.7 डिग्री एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ -23.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो मैक्सिमम वो क्या होते हैं हमारे स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, एंड कम्प्लीटली सॉल्युबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर या अदर एसिड्स। ठीक है, तो ये सब क्या आ गई हमारी पायरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एंड किस चीज़ में वो सॉल्युबल है। तो ये सब आपसे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी तो हम आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी आपको पायरोल का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में किसी भी कंपाउंड को आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब
इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। जो पायरोल रिंग फाउंड इन मैनी नेचुरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड एल्कलॉइड्स। इन सब के आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उन सब के स्ट्रक्चर्स में पायरोल जो होगी बेसिक रिंग का काम करेगी। जैसे हम एडिशनल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो बेसिक रिंग किसी किसी स्ट्रक्चर की, जैसे एफिड्रीन था, उसकी बेसिक रिंग क्या थी? बेंजीन। तो जब हम बेंजीन स्टडी करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि बेंजीन इज़ द बेसिक रिंग ऑफ एफिड्रीन, ठीक है। या एडेनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उन सब की क्या थी? बेसिक रिंग थी वो। तो यहाँ पे सेम केस है, पायरोल किसकी बेसिक रिंग है? वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट्स की, इसमें एग्जांपल्स हैं हीमोग्लोबिन, उनके स्ट्रक्चर्स देखोगे तो वो पायरोल रिंग प्रेजेंट होगी। क्लोरोफिल एंड एल्कलॉइड्स, इन सब में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं एल्कलॉइड्स के, बहुत सारे ड्रग्स उसके अंडर आती हैं, नेचुरल ड्रग्स। तो उन सब में क्या होंगे, अगर हम स्ट्रक्चर उनका चेक करेंगे तो पायरोल जो है उनका बेसिक रिंग होगी, ठीक है। देन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या था? ऑल रिंग्स एटम, इस रिंग में जितने भी एटम्स हैं इन पायरोल कंटेन 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। ये तो हमें पता है, उसके स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि उसका स्ट्रक्चर क्या कंटेन कर रहा है, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, ठीक है। सिर्फ हम बात करें यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच की, हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन आ गए एंड नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या है यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड सारे इनके, क्योंकि उन सब में क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो वो सब क्या है थे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं वो। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे चेक करेंगे कि उसके ऊपर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है? तो हम जितने भी कार्बन या नाइट्रोजन एटम है उन सबकी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो सारे, ठीक है। द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद ईच अदर विद s ऑर्बिटल ऑफ द 5 हाइड्रोजन फॉर्मिंग। कहाँ कहाँ ये सारे हमें s ऑर्बिटल मिल रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में। कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ है? एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, इस साइड को भी है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, वहाँ पे एक 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, प्लस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी हमें सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। सब में ईच कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन के साथ वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इन सब के चेक करें हाइब्रिडाइजेशन तो दे ऑल आर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर, एंड आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो सब क्या हैं? लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि ईच एटम इन पायरोल, ईच एटम कौन कौन से यहाँ पे? 4 कार्बन्स 1 नाइट्रोजन। पायरोल रिंग हैज़ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डंबल शेप है वो क्या आ गया हमारा? p ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल सब में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? एक एक जो है सब में प्रेजेंट है। जो ये 4 कार्बन से ये चारों क्या कर रहे हैं? एक एक अपने इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास है। और जो नाइट्रोजन वाले वहाँ पे क्या है? 2 लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं। और ये बिलो वाले क्या है? वो डिफरेंट प्लेन है, आज चला गया, ठीक है। तो वो क्या है? वेकेंट है। तो ये सब क्या है? एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रिंग हैज़ अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। पायरोल में जो बिलो वाला ये p है ये क्या है? वेकेंट है। एंड जो ये p ऑर्बिटल है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे, सब सिग्मा बॉन्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। द p ऑर्बिटल ऑन कार्बन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड p ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन हैज़ ए लॉन पेयर। अब यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, कार्बन के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हैज़ ए लोन पेयर, यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। द ओवरलैपिंग ऑफ दिस p ऑर्बिटल प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके हम बात करें तो कितने हो गए? नाइट्रोजन के ऊपर 2 एंड 1 ईच ऑन कार्बन, ठीक है। 1 1 के 4 आ गए हमारे
ईच कार्बन के ऊपर एंड 1 जो 2 लॉन इलेक्ट्रॉन्स आगे वो आ गए हमारे पास नाइट्रोजन के पास। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 + 2 = 6। ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, एक प्लेन में लाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला कि सेम प्लेनर स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है। एंड दे पायरोल स्ट्रक्चर जो हमें शो करता है एरोमेटिसिटी, दे शोज द एरोमेटिसिटी बिकॉज दे फॉलो द हक्कल्स रूल। अगर हक्कल रूल्स में आप अपने एन की वैल्यू पुट करके आप चेक करोगे तो वो क्या होगा, हमारे हक्कल रूल्स को फॉलो करेगा। जब हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो मीन वो हमें क्या करेंगे, एरोमेटिसिटी शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है देयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। According to the resonance structures, pyrrole is considered to be hybrid of the 5 resonating structure. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस थ्योरी के बेस पे जो हमारा पायरोल है वो हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास ये, इसमें पायरोल का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के ऊपर 1 लॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एज ए लोन पेयर। क्या होगा, फर्स्ट में वो क्या करेगा, लोन पेयर नेक्स्ट वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे उसने अगले कार्बन के ऊपर शिफ्ट करा तो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या हुआ, जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और वहाँ से क्या हुआ, वो डबल बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन की तरफ मूव हो गया। तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड उसके नेक्स्ट वाले कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हुआ जब नाइट्रोजन ने क्या करा, अपने लोन पेयर को लेफ्ट साइड वाले कार्बन की तरफ मूव करा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड वाले कार्बन की तरफ मूव करा है। ठीक है, तो मूव करा तो वहाँ पे उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो एंड वाला डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो नेगेटिव चार्ज भी लोन पेयर है ये नेक्स्ट वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो उसने नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करा, तब क्या हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड जो वो फर्दर नेक्स्ट वाले कार्बन की तरफ मूव कर गया। ये जो इस कार्बन की तरफ मूव करा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे नेगेटिव लोन पेयर है वो चला गया 4th नंबर वाले के पास एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया नेक्स्ट वाले कार्बन के पास और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास इस टाइप के स्ट्रक्चर जो वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बुक में रीअरेंज करके दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर फिर जो इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से रहेगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल। देन नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। पायरोल को हम लैब में प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्रिपरेशन है जो है फ्यूरान रिंग क्या होती है, 5 मेंबर रिंग जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। जब फ्यूरान को हम अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अलुमिना Al2O3 at 400 degree Celsius, it will convert into pyrrole and they give 1 molecule of water। ठीक है, क्या प्रिपरेशन है इसकी, फ्यूरान को हमने ट्रीट करवाना है विद अमोनिया के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एलुमिना एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे गिवन है, स्पेसिफिक है, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में करवाना है आपको, एलुमिना की। ठीक है, देन इट विल कन्वर्टेड, जो हमारा फ्यूरान की ओ है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पायरोल में, क्योंकि हमने यहाँ अमोनिया के साथ ट्रीट करा है, अमोनिया में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिपरेशन इज पायरोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ 2-ब्यूटाइलिन 1,4 डाइयोल विद अमोनिया। हमेशा हम आपको याद रखना है कि पायरोल में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड रिंग है, तो हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, अमोनिया से। तो इसकी प्रिपरेशन जब भी इन केस आपको याद नहीं है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, सबसे ईजी कहाँ से मिल जाएगा, अमोनिया से। तो आपको अमोनिया के साथ ट्रीट करवा के अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमने लिया है 2-ब्यूटाइलिन 1,4 डाइयोल, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हमने बोल दिया याइन, और फर्स्ट नंबर वाले कार्बन एंड सेकेंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है, 2
OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप, इसको हमने बोल दिया 1,4 डाईओल। ठीक है, जब हमने इस सबस्ट्रेट को ट्रीट करवाया विद अमोनिया अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू पायरोल एंड इट ऑल्सो गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 2 प्रिपरेशंस ऑफ पायरोल। फर्स्ट में फ्यूरान को ट्रीट करवाना है अमोनिया के साथ, सेकंड में 2 ब्यूटाइलिन 1,4 डाईओल को ट्रीट करवाना है अमोनिया के साथ, तो हमें एंड में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा पायरोल। ठीक है, तो ये आ गई उसकी कुछ प्रिपरेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो हमें क्लियर है क्योंकि वो हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो मीन्स पायरोल हमारा एरोमेटिसिटी शो करेगा और मीन्स वो एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरोमेटिक नेचर का है, तो मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव होगा वो। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि जो हमारा पायरोल है दे आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब वो उसकी रिएक्टिविटी हाई है तो मीन्स उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशंस भी होंगी। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी कम होती है तो वो क्या है, कम दूसरों के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अगर उसकी रिएक्टिविटी हाई है मतलब वो अनस्टेबल फॉर्म है, ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है, तो वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा। ठीक है, तो पायरोल की जो है रिएक्टिविटी मोर है हैज़ कंपैरिजन टू बेंजीन, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लाइक उसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, डाइजोटाइजेशन, रिमर टिमर रिएक्शन, ये सारी क्या होंगी वहाँ पे पॉसिबल, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हैज़ कंपैरिजन टू बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में क्या होगा, एरोमेटिक नेचर की तो है बट उसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 3 होते हैं, वो कम्प्लीटली पूरी रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, बट पायरोल के केस में क्या है, वहाँ पे एक हीट्रो एटम भी प्रेजेंट है प्लस उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डीलोकलाइजेशन हैज़ कंपैरिजन टू बेंजीन जो है वो कम है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेन आएगी। ठीक है, देन पायरोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक वो 3rd पोजीशन पे भी है एंड 2nd पोजीशन पे भी है, बट हमें अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पोजीशन जो है हमारी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, किस पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूशन करवानी है। तो हमने दोनों पोजीशन के ऊपर चेक करा, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर भी, 2 पे भी एंड 3 पे भी। अब 4th पोजीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। नंबर 1 हमने नाइट्रोजन को बोल दिया, नंबर 2 ये आ गई, नंबर 3 ये आ गई, नंबर 4 ये आ गई, नंबर 5 ये आ गई। अगर हम नंबरिंग राइट साइड से करते हैं, इन केस हमने नंबरिंग जो है लेफ्ट साइड से करी तो नंबर 1 2 3 4 5, तो मीन्स हम स्टडी कर रहे हैं पोजीशन नंबर 2। अगर हमारी नंबरिंग जो है लेफ्ट साइड से तो नंबर 2 ये वाला रहेगा। ठीक है, तो नंबरिंग का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से साइड से आप नंबर कर रहे हो, कौन सी पोजीशन, कौन से नंबर वाले कार्बन को नंबर 2 बोलोगे। ठीक है, पोजीशंस की बात कर रहे हैं, अटैक ऑन 3rd पोजीशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन 2nd पोजीशन। जब हमने 3rd पोजीशन के ऊपर उसकी सब्स्टिट्यूशन करवाई, देन हमने देखा कि जब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है एट पोजीशन 3rd, देन उसने कुछ हमें इंटरमीडिएट फॉर्म्ड करे जो भी, और इंटरमीडिएट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो थे वो 2 थे एंड उनकी जब हमने स्टेबिलिटी चेक करी दे आर लेस स्टेबल, मतलब उनकी स्टेबिलिटी कम थी। ठीक है, तो हमें इंटरमीडिएट कैसा चाहिए, जो स्टेबल हो और एट दी जब वो पूरे डीलोकलाइज होने के बाद हमें एक जो है स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो जो 3rd पोजीशन पे हमने सब्स्टिट्यूशन करी तो वो उसने क्या करा, हमें 2 इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म करे और वो दोनों क्या थे, लेस स्टेबल नेचर के थे। ठीक है, बट सेम हमने क्या करा, अटैक जब हमने 2nd पोजीशन पे करवाया तो देन हमने देखा कि हमें 3 रेजोनेटिंग इंटरमीडिएट्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, मतलब 3 हो रहे हैं, तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है वो कम्प्लीटली हमारे स्ट्रक्चर के बीच में हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कम्प्लीटली हो रही है जिसकी वजह से जो है हमें 3 स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है जो इंटरमीडिएट में फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग इंटरमीडिएट हमारे पास 3 स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहे हैं और वो तीनों क्या हैं, स्टेबल नेचर के हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी किसकी हाई होगी, 2nd पोजीशन पे स्टेबल है क्योंकि वो रिएक्टिव तो हो रही है, दोनों पोजीशन रिएक्टिव
एक्टिविटी शो कर रहे हैं, बट स्टेबिलिटी भी हमें चेक करनी है। जो सेकेंड पोजीशन पे जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसके जो प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल नेचर के हैं हैज़ कंपैरिजन टू थर्ड पोजीशन के। ठीक है, क्योंकि थर्ड पोजीशन में क्या था, 2 ही इंटरमीडिएट फॉर्म करे थे, मीन्स वहाँ पे प्रॉपर डीलोकलाइजेशन नहीं हुई। और सेकंड पोजीशन पे जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहे हैं, मीन उसके स्ट्रक्चर के बीच में डीलोकलाइजेशन आप देखोगे तो वो क्या है, प्रॉपर वो पूरे स्ट्रक्चर में हो रही है। ठीक है, और उस जिसकी वजह से क्या है, हमारे उस इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी भी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो ये अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए या 1 मार्क्स में कि सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पे पॉसिबल है और क्यों, तो ये उसके रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब हम रिएक्शंस पे आएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडोनेशन, जितने भी हैलोजन ग्रुप्स हैं उनकी हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो पायरोल को हमने रिएक्ट कराया Br2, इट विल फॉर्म्ड 2,3,5 टेट्राब्रोमोपायरोल। पायरोल की जैसे ही हमने ब्रोमिनेशन करवाई 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे कितने ब्रोमीन एटम्स आ गए, 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2Br2। ठीक है, तब हमारे पास टेट्राब्रोमोपायरोल की फॉर्मेशन होगी। देन नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम यहाँ पे करवाएंगे एसिटाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में एट 5 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर इसमें स्पेसिफिक है 5 डिग्री सेल्सियस। एंड किससे करवाएंगे, पायरोल को ट्रीट करवाएंगे विद एसिटाइल नाइट्राइट के साथ। देन इट विल फॉर्म 2 नाइट्रोपायरोल। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, हम अपने पायरोल को हम सल्फोनेट SO3 के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। देन हम अब इसको हीट करेंगे। देन इट विल फॉर्म 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड एंड में क्यों आया, अगर जब आप IUPAC नेमिंग की रूलिंग देखेंगे वहाँ पे सल्फोनिक एसिड को हम एंड में प्रेफरेंस देते हैं, जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसाइलेशन, यहाँ पे पायरोल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। या हम बोल सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस O। ठीक है, CH3CO ट्वाइस O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड वर्ड जहाँ भी आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हो रहा है, हमारी पायरोल जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रही है। जब हम उसको रिएक्शन को हीट करेंगे देन इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 एसिटाइल पायरोल। सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, एसिटाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप यहाँ पे सभी रिएक्शंस में देख रहे होंगे सारी सब्स्टिट्यूशन जो है एट पोजीशन 2 पे हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज डाइजोटाइजेशन। एजो मीन्स क्या हो रही है, यहाँ पे एजो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नेम से क्लियर है, डाई एजो। तो इस रिएक्शन में क्या है हमारे पास, पायरोल देन इट विल रिएक्ट विथ C6H5N2Cl नेगेटिव। C6H5 क्या है, हो गया हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या है, N डबल बॉन्ड N देन Cl नेगेटिव, सॉल्ट फॉर्म में डाइजोटाइजेशन। ठीक है, करवाएंगे। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये मॉलिक्यूल है इसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देन इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 फिनाइल एजोपायरोल। क्या हुआ यहाँ पे, एजो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, प्लस यहाँ पे क्या था C6H5 और Cl जो है इन द फॉर्म ऑफ HCl वहाँ से रिमूव हो गया। तो क्या फॉर्म्ड हुआ, 2 फिनाइल एजोपायरोल। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं देयर मेडिसिनल यूजेस। तो फर्स्ट वन इज ग्लाइकोपायरोलेट। अब इसके नेम में आ रहा है हमें पायरोल वर्ड, ग्लाइकोपायरोलेट। ग्लाइकोपायरोलेट जो एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है फॉर द पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे इसमें एक पायरोल रिंग जो है वो प्रेजेंट है।
ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पायरोल जो है इन ग्लाइकोपाइरोलेट में वो एज ए बेसिक रिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो यूज़ होती है हमारी पेप्टिक अल्सर में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ एटोर्वास्टैटिन। एटोर्वास्टैटिन जो है हमारी यूज़ की जाती है कोलेस्ट्रॉल्स के लिए एंड टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनकी मेडिकेशंस आप चेक करना, एटोर्वास्टैटिन जो है वहाँ पे गिवन होगी, उनके प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी। जितनी भी स्टैटिन वर्ड आ गया मीन्स वो ड्रग्स कहाँ किससे रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। जिस भी मेडिसिन के पीछे आप उनका नेम पढ़ोगे तो उसमें स्टैटिन वर्ड होगा, तो आपको वहीं से याद करना है वो क्या है, हमारी कोलेस्ट्रॉल लिपिड कंटेंट को हमारी बॉडी में कम करने के लिए है, ठीक है। यह हमारी एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स हैं वो, ठीक है। तो एटोर्वास्टैटिन का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में भी क्या है, हमारी बेसिक रिंग जो है वो क्या है, पाइरोल। ये एटोर्वास्टैटिन का स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिक रिंग है पाइरोल, ठीक है। और एटोर्वास्टैटिन का यूज़ क्या है, टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। Next use is pyrrole and its derivative are widely used as intermediate synthesis of pharmaceutical medicines, जैसे कि एटोर्वास्टैटिन आ गई। आर्गो केमिकल्स, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर केमिकल्स बनते हैं उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारा पायरोल बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। डाइज आ गई, फोटोग्राफी केमिकल्स जो हमारी फोटोग्राफी में यूज्ड होते हैं केमिकल्स। देन परफ्यूम्स में भी पायरोल बेस्ड जो केमिकल्स होंगे उनको हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से इस डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर एर्गो केमिकल्स, डाइज में, फोटोग्राफी केमिकल्स में यूज़ हो रहे हैं एंड परफ्यूम्स में हो रहे हैं। मेडिसिन में तो है ही, पर अदर देन मेडिसिन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, एर्गो केमिकल, जितने भी पेस्टिसाइड्स आते हैं, पैरासाइड्स आते हैं, डाइज हो गई, फोटोग्राफी केमिकल्स हो गए, परफ्यूम्स आ गए, इन सब में क्या यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, पायरोल बेस्ड होते हैं। देन नेक्स्ट यूज़ इज़ दे आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जितने भी पॉलीमर्स बनते हैं उनके लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। क्रोजन इनहिबिटर है हमारा, क्रोसिन इनहिबिटर्स प्रिजर्वेटिव है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है एंड यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर रेजिन एंड टर्पीन्स। उनके लिए हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, हम रेजिन्स के लिए, टर्पीन्स को, उनको जब हम कलेक्शन करते हैं उनकी, ठीक है। The next use is they are used for the standard of chromatographic analysis। जब हमारे पास न्यू ड्रग आती है या उसके हमें स्टैंडर्ड चेक करना है कि जो हमने जो प्रिपेयर करी है क्या वो हमारी फार्माकोपिया में जो स्टैंडर्ड दिया उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम डिफरेंट टाइप के कुछ लैब में टेस्ट करते हैं, देन हमें कुछ क्रोमेटोग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें सैम्पल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी स्टैंडर्ड्स की, तो हैज़ पायरोल जो है वहाँ पे हैज़ ए स्टैंडर्ड भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर टेस्टिंग के लिए या दो ड्रग्स आ गई, एक स्टैंडर्ड है एक हम लैब में प्रिपेयर करिए, तो दोनों का कंपैरिजन करने के लिए कि क्या वो हमारी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, उसको फुलफ़िल कर रहा है, उसकी सारी कंडीशन को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, और उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो उन स्टैंडर्ड्स में हम पायरोल्स को भी यूज़ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं दे आर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में आ गया आपका HPLC हो गया, HPTLC, ठीक है, इस टाइप की TLC हो गया। तो इन जितनी भी एनालिसिस है उन सब में हम एज ए स्टैंडर्ड पायरोल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पायरोल, देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंट्रोडक्शन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, बाकी के स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।